नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी राजस्थान के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक जोधपुर से है। जोधपुर वाकई बहुत खूबसूरत जगह है और जोधपुर की जो सभ्यता संस्कृति है उसका मुझे लगता है कोई सानी नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं जोधपुर में रहा हूँ और मैंने पर्सनली इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। वहाँ के लोग शानदार हैं और पुराना शहर बहुत ही खूबसूरत है। खान पान, लोगों का बोलना, लोगों का पहनावा नायाब है। एनीवे, कहाँ मैं खो गया जोधपुर की बातों में। तो ये जोधपुर की घटना है और बहुत ही दुखद घटना है। जोधपुर में एक लोकेलिटी है चौपासनी हाउसिंग बोर्ड। इसी चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 11 में एक महिला शोभा लालवानी अकेली रहा करती थी। ये एक किराए का मकान था जिसमें शोभा लालवानी रहती थी और उनकी उम्र थी 45 साल। वो रेडीमेड गारमेंट्स का काम किया करती थी और अकेली इसलिए रहती थी, ऐसे तो वो मैरिड थी लेकिन अकेली इसलिए रहती थी कि तकरीबन 15 साल पहले, यानी शादी के कुछ साल बाद ही उनका अपने पति से तलाक हो चुका था। ऐसे में जाहिर है एक अकेली महिला, उनके लिए लाइफ बड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया। अकेली रहती थी और अपनी देखभाल करती थी, खुद रेडीमेड गारमेंट का काम किया करती थी। उसी शहर में उनके दूसरे नाते रिश्तेदार भी रहते हैं। तो हुआ ये कि शोभा के भाई अपनी बहन को अक्सर कांटेक्ट करते थे। भाई बहन के बीच में अच्छा रिश्ता था, बातचीत होती रहती थी। तो 3 मार्च को जब शोभा लालवानी के भाई ने शोभा को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन नहीं उठा, बल्कि फ़ोन अनआंसर्ड गया। वो काफ़ी इंतज़ार करते रहे कि शोभा वापस कॉल करेगी। ऐसा कई बार हो जाता है कि इंसान कहीं बिज़ी हो, और ख़ासकर जो इंसान अकेला रहता हो, वहाँ तो घर में भी कोई ऐसा नहीं है जो फ़ोन उठाकर बता पाए कि अभी कहाँ बिज़ी है, थोड़ी देर में कॉल कर लेगी। तो खैर, शोभा के भाई ने इंतज़ार किया। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे वक्त गुजरता गया। इस बीच उन्होंने कई बार फ़ोन किया लेकिन एक बार भी फ़ोन नहीं उठा। और जब फ़ोन नहीं उठा तो वो थोड़ा परेशान हो गए। तो उनके भाई दोपहर करीब 1:30 बजे बुधवार को अपनी बहन के घर गए और घर का दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ था, यानी भिड़का हुआ था जिसे कहते हैं। कोई लॉक नहीं था। तो उन्हें लगा कि पता नहीं क्या बात है, बहन रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही है, घर का दरवाज़ा भी यूँ खुला हुआ है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गए तो अंदर जाते ही उन्होंने जो मंज़र देखा, उनके कदम ठिठक गए। अंदर जो है उनकी बहन शोभा लालवानी की लाश पड़ी थी, वो मुर्दा पड़ी थी। और उनको देखकर ये साफ पता चलता था कि उनके साथ जो है वो शारीरिक रूप से ज़्यादती हुई है, किसी ने उनकी हत्या की है। ऐसे तो कोई अकेला इंसान रहे, कई बार हार्ट फेल हो जाता है, इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन उस डेड बॉडी को देखकर ये पता चल रहा था कि शोभा की मौत जो है वो नेचुरल डेथ नहीं है बल्कि किसी ने हत्या की है। तो खैर, जब इस तरह के अननेचुरल डेथ के मामले सामने आते हैं तो लोग पुलिस को याद करते हैं। अब उनके भाई ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और थाने में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, ये पता करना शुरू किया कि शोभा की किन के साथ बातचीत होती थी, किन के साथ उनका उठना बैठना था और पूरा वेयर अबाउट्स, कब उनकी शादी हुई, लाइफ में क्या चल रहा था, सब कुछ। परिवार के लोगों से पुलिस ने बहुत बातचीत की और सारी बातचीत के बावजूद पुलिस को ऐसा कोई सस्पेक्ट शुरुआती तफ्तीश में पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन इसी कड़ी में पुलिस ने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के जिस सेक्टर 11 के इलाके में वो रहती थी, वहाँ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को पुलिस ने स्कैन करना शुरू किया। और जब पुलिस ने स्कैन करना शुरू किया तो बीती रात, यानी सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को, उन्हें एक आदमी शोभा के घर की तरफ से आता हुआ और ऑब्वियसली उसके कुछ समय पहले उधर जाता हुआ भी दिखाई दिया। ये आदमी कौन था, ये एक सवाल था, क्योंकि पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज स्कैन कर रही थी तो एक एक करके सारे लोगों की पहचान पता करने की कोशिश कर रही थी कि कॉलोनी में या गली में उस मकान की तरफ कौन से लोग जा रहे हैं, कौन से लोग आ रहे हैं, और फिल्टर करती जा रही थी। जैसे जैसे लोगों की पहचान पता होती जा रही थी, पुलिस उन्हें फिल्टर करती जा रही थी। तो इसी क्रम में देर रात को एक आदमी वहाँ से आता हुआ दिखाई दिया मकान की तरफ से। तो पुलिस ने इसकी पहचान पता करने की कोशिश शुरू की और जब कोशिश की तो नतीजा भी निकला। पता चला कि इस आदमी का नाम नदीम है, वो भी जोधपुर में ही रहता है, एक और मोहल्ले में, और उसका मीट का
कारोबार है, मतलब कसाई का काम करता है। नदीम के बारे में जब पुलिस ने और जानकारी जुटाई तो पता चला कि नदीम और शोभा में दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। अक्सर नदीम जो है वो खाने पीने की चीज़ें लेकर शोभा के इसी घर में चला आया करता था, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड वाले मकान में, और फिर दोनों वहाँ बैठकर पार्टी किया करते थे, साथ में डिनर करते थे, वक्त साथ में गुजारा करते थे। तो जब पुलिस को नदीम और शोभा की इस दोस्ती के बारे में पता चला तो फिर पुलिस ने नदीम को ट्रेस करने की शुरुआत की और साथ ही उस इलाके का डंप डेटा लेकर, नदीम का नंबर लेकर पुलिस ने ये भी जांचने की कोशिश की कि क्या वाकई सीसीटीवी कैमरे में जो शख्स नज़र आ रहा है ये नदीम ही है या नहीं, उसकी उपस्थिति वहाँ पर है या नहीं। पुलिस ने इन चीज़ों को टेक्निकली वेरीफाई किया और जब वेरीफाई करने के बाद पुलिस कन्फर्म हो गई कि हाँ वो नदीम ही है, तो फिर पुलिस ने देर नहीं की, पुलिस ने नदीम को इंटरसेप्ट कर लिया, पुलिस ने नदीम को हिरासत में ले लिया। उससे जब पूछताछ शुरू हुई तो उसने पहले तमाम झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाई, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती की और उसे सबूत दिखाए, कहा कि तुम्हारी वहाँ प्रेजेंस साफ साफ दिख रही है, मोबाइल फ़ोन से लेकर सीसीटीवी कैमरे में, प्लस तुम्हारी और शोभा की इतनी फ्रीक्वेंटली बातचीत होती है, उस रात भी बातचीत हुई थी, फ़ोन पर भी कॉल हुए थे, तो ऐसा तो तुम बच नहीं सकते, क्या मामला है बताओ। तो फिर नदीम ने पूरी कहानी बताई। नदीम का ये कहना था कि चूँकि शोभा अकेली रहती थी, शोभा के साथ उसकी किसी मुकाम पर मुलाकात हुई, यही कोई साल डेढ़ साल पहले, और इसके बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। ये दोस्ती बाद में काफ़ी नज़दीकियों में भी बदली और उसी नज़दीकी की बदौलत जो है नदीम शोभा के घर जाया करता था। शोभा चूँकि अकेली रहती थी तो वहाँ रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। इस बीच अपनी ज़रूरतों के लिए शोभा नदीम से रुपए पैसे मांगने लगी, पहले 5,000, फिर 10,000। इसके बाद धीरे धीरे वो हर महीने नदीम से ये कहती कि वो कुछ रुपए जो है उसे दिया करे। अब नदीम को शुरू में तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन जब शोभा से रिश्तों की कीमत उसे रुपए पैसे देकर चुकानी पड़ने लगी तो फिर उसे फिर इस रिश्ते से थोड़ी अजियत सी होने लगी। उसे लगा कि नहीं अब बहुत हो गया, पैसे इस तरह से बर्बाद नहीं किए जा सकते। मतलब वो इन रिश्तों को जो है पैसों से तौलने भी लगा और उसे शायद ये भी लगने लगा कि शोभा उसका अनड्यू एडवांटेज उठा रही है। तो खैर नदीम अब इन चीज़ों से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच शोभा ने हाल के दिनों में एक भारी भरकम डिमांड जो है वो नदीम के सामने रख दी। भारी भरकम इस लिहाज से कि जब हर महीने पैसे ले रही थी 5,000, 10,000 या मांग रही थी, मान लीजिए, जैसा कि नदीम ने अपने बयान में कहा है, पुलिस को बताया है, इस बार शोभा ने उससे 30,000 रुपये मांगे थे। हालांकि देखा जाए तो 30,000 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन अगर हत्या की बात करें तो 30,000 रुपये जो है उसके लिए हत्या भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हत्या तो करोड़ों अरबों के लिए भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। तो बहरहाल नदीम का ये कहना था कि शोभा उससे हाल के दिनों में 30,000 रुपये मांग रही थी और ये कहती थी कि उसकी भतीजी की शादी है 21 अप्रैल को और इस शादी में उसे रुपए खर्च करने हैं, कुछ ज़रूरतें हैं, तो वो उसे 30,000 रुपये दे। नदीम जो है टाल मटोल कर रहा था। नदीम का टाल मटोल करना लाजमी था, क्योंकि कोई भी अपना हार्ड अर्न्ड मनी जो है किसी को यूं ही नहीं दे देता। तो नदीम टाल मटोल कर रहा था, लेकिन शोभा हाल के दिनों में उसे थोड़ा ब्लैकमेल करने लगी थी और उसे ये बताने लगी थी कि जिस तरह के प्राइवेट और इंटीमेट फोटोग्राफ्स उसके और मौजूद हैं शोभा के पास, शोभा के खुद के और उसके, वो इन तस्वीरों की बदौलत जो है नदीम को कहीं का नहीं छोड़ेगी और उसे बर्बाद कर देगी। नदीम ऑब्वियसली ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसे लगा था कि भाई रिलेशनशिप शुरू हुआ है तो सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। इस तरह के जो रिश्ते होते हैं वो शुरू में बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि रोज़ी पिक्चर क्रिएट करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जब रिश्तों में रुपए पैसे और वेस्टेड इंटरेस्ट इस तरह के सामने आ जाए, ब्लैकमेलिंग का चक्कर शुरू हो जाए, तो उसका अंजाम बहुत खौफनाक होता है। तो ये मामला भी कुछ वैसा ही था। नदीम के साथ 2 तारीख की रात को जो है कहासुनी हुई, पहले 30,000 रुपयों को लेकर, और फिर ये कहासुनी झगड़े में तब्दील हो गई और नदीम ने गुस्से में आकर शोभा लालवानी के दुपट्टे से ही उसकी गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद लाश को घर में ही ऐसे छोड़कर, लावारिस छोड़कर वहाँ से फरार हो गया। ये राज शायद इतनी जल्दी नहीं खुलता अगर शोभा के भाई ने उन्हें फ़ोन नहीं किया होता और ये पता नहीं किया होता कि उसकी बहन कहाँ पर है। तो खैर
अब तो पुलिस ने इस केस का खुलासा कर लिया है। नदीम जो इस मामले का इकलौता अभियुक्त है, आरोपी है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और नदीम ने पूरी कहानी सुनाई भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इकलौता मामला नहीं है। अभी इसी साल के शुरुआती दिनों में आप लोगों को याद होगा, गुरुग्राम में एक होटल में एक 27 साल की मॉडल की हत्या कर दी गई थी। नाम था दिव्या पाहूजा और उसकी भी कहानी इस कहानी से बिल्कुल मिलती जुलती है, आइडेंटिकल है। दिव्या पाहूजा के साथ, दिव्या हालांकि अनमैरिड थी, लेकिन उसकी अभिजीत सिंह नाम के एक होटेलियर से रिलेशन थे और अभिजीत सिंह मैरिड होने के बावजूद इस रिलेशनशिप में था और ये सब कुछ तब तक अच्छा चलता रहा जब तक दोनों के बीच रिलेशनशिप में पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ था। लेकिन अभिजीत महंगे गिफ्ट्स दिया करता था, पैसे दिया करता था और धीरे धीरे दिव्या को ये लगने लगा कि अभिजीत मालदार आसामी है और उससे रुपए पैसे ज़्यादा वसूले जा सकते हैं। फिर दिव्या ने अभिजीत से 30 लाख रुपयों की मांग शुरू कर दी। यहाँ 30,000 है और जो गुरुग्राम की जिस स्टोरी का बात कर रहा हूँ उसमें 30 लाख रुपए मांगने लगी। और जब 30 लाख रुपए मांगने लगी तो जाहिर सी बात है रिश्तों में काफ़ी खटास आ गई और फिर इसी बात को लेकर अभिजीत और दिव्या की एक रोज़ लड़ाई हुई और अभिजीत ने गोली मारकर दिव्या की अपने ही होटल के कमरे में हत्या कर दी। अब अचानक इस घटना का जिक्र मैं इसलिए भी आप लोगों के सामने कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों कहानियाँ अगर मोटिव की बात करें तो बिल्कुल आइडेंटिकल है और इस मायने में भी आइडेंटिकल है कि दोनों ही मामलों में लड़कियां जो है अपने बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल कर रही थी और बॉयफ्रेंड्स ने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उनकी हत्या कर दी। लेकिन दिव्या का केस इसलिए भी मौजू है, रेलिवेंट है, क्योंकि अभी अभी तकरीबन 88 दिन बाद उस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने अभिजीत सिंह और उसके साथ साथ 7 और लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। केस का आखिरी अंजाम क्या होता है ये पता चलेगा। अभी तो खैर चार्जशीट दाखिल हुई है, ट्रायल चलेगा, लंबा चलेगा, आपको हमारे लीगल सिस्टम का पता है। लेकिन जोधपुर की इस घटना ने भी लोगों को झकझोरा है और जोधपुर चूँकि एक शांति प्रिय शहर है और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि बड़े ही खुशमिजाज और अच्छे लोग वहाँ रहते हैं, कल्चर, फूड सब कुछ बहुत नायाब है, तो वहाँ के लोगों के लिए ये खबर जो है विचलित करने वाली भी है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आज कोई कमेंट्स या आप लोगों में से किसी भी लिसनर या व्यूअर का नाम मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक्य के साथ। जय हिंद, जय भारत।